अब बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग की। जी हां, ईरान ने एक प्रपोजल भेजा था जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला होगा, इतिहास याद रखेगा। ईरान के प्रपोजल में एक बात का जिक्र नहीं था जो सबसे ज्यादा नागवार ट्रंप साहब को गुजरी है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और इनरिच यूरेनियम को लेकर समझौते में किसी बात का जिक्र नहीं था और इसीलिए अब ये जो प्रपोजल आया है ईरान की ओर से, मैं इसे खारिज करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पागलों के हाथों में परमाणु बम नहीं जाने दूंगा। उन्होंने यह भी बात कही कि अगर ईरान को लगता है कि इस तरह की बातचीत से समझौता हो जाएगा, तो ट्रंप साहब ने कहा मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में मैं यानी अमेरिका और ईरान कभी समझौते तक पहुंचेंगे। लेकिन दर्शकों, बीते 24 घंटे क्या खतरनाक होने जा रहा है अमेरिका के लिए। इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपको शो ओपन ग्राफिक्स जो हम लेकर आए आपके लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझिए, 6500 टन जो हथियार हैं वो 24 घंटे के अंदर इजराइल भेजे गए। जी हां, इसके अलावा ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। यह भी इंफॉर्मेशन आ रही बीते 24 घंटे के बाद तबाही मच सकती है क्या। इन्फो नंबर 3, अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमले का प्लान तैयार कर रहा है, यानी आने वाले वक्त में हमला और खतरनाक हो सकता है। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन ने 45 मिनट एक लंबी ब्रीफिंग की है और उस ब्रीफिंग में इस बात का जिक्र किया गया कि हाइपरसोनिक मिसाइलें किस तरह से इस्तेमाल होंगी ईरान के खिलाफ। हवाई जमीनी हथियार, सैंड ट्रक, ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स इजराइल पहुंच चुके हैं। आखिर अगर जंग नहीं बढ़ानी थी आगे तो हथियार इजराइल भेजे क्यों गए। और इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर पेजिशकिन की चेतावनी है कि फिर से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, यानी अब तनाव बढ़ता जा रहा है। नहीं बनी है बात और अब बिछ गई है जंग की बिसात। जी हां, आप समझिए कि किस तरीके से अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दिक्कतें परेशानियां और बढ़ने जा रही हैं। ओपन ग्राफिक्स लेंगे देव हम, समझिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। एक प्रपोजल ईरान की तरफ से आता है जो खारिज कर दिया जाता है। अब उसके बाद ट्रंप ने जो प्लान बनाया, फतेह का प्लान, वो क्या है। प्लान नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कई छोटे लेकिन ताकतवर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। प्लान नंबर 2, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमला किया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कब्जा है वो प्राथमिकता है। मैं ट्रंप साहब के प्लान का जिक्र आपसे कर रहा हूं। प्लान नंबर 4, हॉर्मुज को कारोबारी जहाजों के लिए खोला जाएगा। जीत का प्लान क्या है। प्लान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। किस तरीके से वो जीतेंगे इसे लेकर अब प्लानिंग चल रही है। प्लान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हॉर्मुज को कारोबारी जहाजों के लिए खोलने की प्राथमिकता रहेगी अमेरिका की जब हमला होगा। दूसरा बड़ा मसला, योजना का आखिरी हिस्सा स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन होगा, यानी फुल इन्वेजन की तैयारी अमेरिका कर रहा है। प्लान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करना भी अमेरिका का मिशन है। जी हां, समझिए दर्शकों, आने वाले वक्त में किस तरीके से अब हालात खराब हो रहे हैं उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूएई में आयरन बीम की तैनाती अमेरिका ने की है। इजराइल ने वहां आयरन बीम भेजा है अमेरिका की रजामंदी पर। अब उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं। वॉर इन्फो 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयरन बीम भेजा है वहां की सुरक्षा के लिए। जी हां, वॉर इन्फो नंबर 2 क्या है। आयरन बीम एक लेजर बेस्ड डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे इंस्टॉल किया गया यूएई में। वॉर इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ड्रोन मिसाइलों को तेजी से ये जो डिफेंस सिस्टम है वो मार गिराता है और इसीलिए वहां पर इसकी तैनाती की गई है क्योंकि ईरान ने बहुत बड़े बड़े हमले खाड़ी देशों पे किए। सबसे अधिक नुकसान यूएई का हुआ था, इसीलिए जो तस्वीर में आपको दिख रहा है इक्विपमेंट वो आयरन बीम है। लेजर के जरिए ये हवाई हमलों को निष्क्रिय करता है। इन्फॉर्मेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। इससे बचाव के लिए इजराइल ने इसे भेजा क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आप जानते हैं, इस वजह से वहां पर ये चीजें हो रही हैं। इन्फो नंबर 5, इजराइल ने स्पेक्ट्रो नाम का एक हल्का सर्विलांस सिस्टम भी वहां पर भेजा है जिसके जरिए वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और चाक चौबंद की जा रही है। और इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, यूएई को 20 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले ड्रोन हमलों से ये बचाएगा, यानी यूएई की जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, आयरन बीम भेजने का मतलब यह है कि अब हमला लगभग तय समझिए 24 से 48 घंटे के अंदर यह हमला हो सकता है। जी हां, ईरान पर हमले का राउंड 2 जो होने जा रहा है उसमें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। आपकी स्क्रीन पर दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम जिसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट MOAB। जी हां, अगला हथियार आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। सबसे पहले इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में 2017 में हुआ था, तब से अब तक अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह बहुत मुमकिन है ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो।
तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, ईरान के खिलाफ अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका इस बार जो राउंड 2 होने जा रहा है ईरान के साथ, उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल हो। और अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है दर्शकों, तो ये साइकोलॉजिकल और मिलिट्री दोनों को शॉक देगा। खतरनाक हथियार है, दुनिया का सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर वेपन है। अगली हथियार पर आते हैं। जी हाँ, ईरान पर हमले के राउंड 2 में दूसरा जो सबसे खतरनाक बम है वो है GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम। इसका फर्स्ट वर्जन इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। 60 मीटर तक जमीन के अंदर जाकर ये तबाह करता है। साइज बहुत बड़ा होता है इसको, और जो स्टिल्थ है जेट, उसके जरिए इसको ड्रॉप किया जाता है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा इसे माना जा रहा है, क्योंकि ये गहराई तक जाकर वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। वेपन इंफॉर्मेशन नंबर 3, अभी तक डायरेक्ट कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जब राउंड 2 होगा ईरान के साथ अमेरिका का, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, अगले हथियार पर आते हैं। इसका नाम है हाइपोसोनिक वेपन AGM-183 सीरीज AARW। इसमें क्या है, मार्क 5 की स्पीड यानी आवाज से 5 गुना तेजी से पलक झपकते जाता है, और रडार के लिए पकड़ना नामुमकिन होता है। कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं सकता है, नहीं इसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल होती है इसको इंटरसेप्ट करने में। वेपन इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों हम देने जा रहे हैं। अभी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इसका नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ईरान जंग का जो राउंड 2 होने जा रहा है वहां पर इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाए। वेपन इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान जंग में अभी तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट माइट बी पॉसिबल कि इसका इस्तेमाल हो जब दूसरा राउंड ईरान के साथ होने जा रहा है। तो ईरान जंग में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे हथियार हैं दर्शकों जो पहली मर्तबा अमेरिका इस्तेमाल करने जाएगा अब अगर ईरान के साथ हालात खराब होते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं दर्शकों। स्वागत कीजिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। इनके पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है ईरान में, अगला मसला क्या होने वाला है। हमारे साथ निपुण आलम बयान साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आप आए हमारे कार्यक्रम में। अभी जो सिचुएशन सर बन रही है कि वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं, जितने फौजी अड्डे अमेरिका के वहाँ पर डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई हैं, और हथियार भेजे जा रहे हैं। इजराइल में आयरन बीम तैनात किया गया है, UAE में। हाउ डू यू सी इट सर? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे बड़ी बात है कि ये कंटिन्यूअस वॉर जो चल रही है ईरान और यूएस की, और इसमें वेरियस वेपन्स का डिस्प्ले हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ऑयल पॉलिटिक्स तो एक तरफ, हॉर्मूज एक तरफ, पर जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो सेल हो रहा है वो उसका अब बहुत बड़ा, पिछले साल जून 25 की लड़ाई से लेके अब तक बहुत सेल हो चुका है। UAE और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिकन वेपन खरीद रहे हैं, ईरान चाइना से वेपन्स खरीद रहा है। ये जो आप जितने वेपन्स के नाम लिए हैं ये बहुत ही मैक्सिमम जिसको कहते हैं इफेक्ट के वेपन्स हैं। पर सब साथ ही साथ में इस युद्ध में जो ऑयल पॉलिटिक्स है उससे ये नजर आ रहा है कि अब जो ऑयल को लेकर जो इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है वर्ल्ड की, खासकर थ्रू हॉर्मूज, उसको लेकर, और UAE का ओपेक से निकल जाना इत्यादि, ये सारा का सारा पूरी वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई को अफेक्ट करेगा। ये अलग पॉलिटिकल सीन है। तो एक तरफ ऑयल सप्लाई की बात हो रही है, एक तरफ हॉर्मूज की बात हो रही है, एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स की बैन की बात हो रही है ईरान के पास, एक तरफ वेपन सेल्स की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक साथ नजर आ रही हैं, खासकर जब ब्लॉकेड को लेके हो रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड पे असर पड़ रहा है। तो इसको देखकर सारी वर्ल्ड चिंतित है। अमेरिका भरसक प्रयत्न कर रहा है, ईरान भरसक प्रयत्न कर रहा है, दोनों पीछे हटने का नाम नहीं लेते। मीटिंग्स हो गई हैं और इस मीटिंग में अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है ईरान का प्रपोजल, बिकॉज ईरान कहता है मुझे तो अपना न्यूक्लियर बैन की सबसे ज्यादा फिक्र है, पहले आप उसकी बात करिए फिर मैं आगे की बात करूंगा। अमेरिका को ये मंजूर नहीं है, और इसको लेकर अब अमेरिका ने अपना जिसको कहते हैं प्लान बताया है कि मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयरबर्स्ट है, मेरे पास वेरियस मिसाइल्स हैं, GBU सिस्टम्स हैं जो पहले यूज नहीं हुए हैं। ये सारी की सारी बातें तो हर लड़ाई से पहले होती हैं। इसका पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना डिस्प्ले भी होता है, पब्लिक रिलेशन में इसके स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब सारे दुनिया की नजर है कि इसके बाद अब हॉर्मूज में क्या होगा, ब्लॉकेड का क्या होगा। इस सब को लेके दुनिया तो चिंतित है।
और इस समय नजर सारी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स पे है। जो दूसरी मीटिंग जो कैंसिल होने की बात हो रही है, और ये जो अब जो ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं, इसको हटाना या ना हटाना, ये डिसाइड करेगा कि आगे का अगले 4-5 दिन में सारा रिजल्ट क्या आता है, वो हमको नजर आ जाएगा। ऑलराइट सर, निपुण जी भी मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। निपुण जी, अभी जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अब एक प्रपोजल भेजा ईरान ने और अमेरिका ने उस प्रपोजल को खारिज कर दिया कि भाई आपने उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का कहीं जिक्र नहीं किया, एनरिच यूरेनियम के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, तो हम इस प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पागलों के हाथ में मैं परमाणु बम नहीं दे सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वक्त में किसी तरह का अग्रीमेंट या सीजफायर हो पाएगा। निपुण जी। हाँ देखिए अमित जी, अभी हालांकि हमारे जो बड़े बख्शी सर ने काफी अच्छे से बता ही दिया। मैं उसी में 2-3 कुछ बातें ऐड ऑन करूंगा। देखिए, ये बात फैक्ट है कि जो ईरान अगर एटॉमिक वेपन बना लेता है तो इजराइल के लिए ये उसके अस्तित्व के खतरे जैसा है। और उसके बाद केवल इजराइल के लिए नहीं, बल्कि जो पूरा गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, वो भी नहीं चाहते कि ईरान इस प्रकार से अपना कोई एटॉमिक वेपन बनाए। ईरान कितना भी दावा कर ले कि हम पीसफुल वर्क के लिए यूज करेंगे, तमाम तरह की बातें कर लें, लेकिन उसके जो बयान रहे हैं बहुत अग्रेसिव तरीके से उसकी फॉरेन पॉलिसी रही है। चाहे उसके प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना, तमाम तरह की चीजें, या गल्फ के कंट्रीज पर। देखिए, जैसे ही हमला हुआ ईरान के ऊपर तो ईरान ने गल्फ के कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो भली बात है कि वो अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन हो तो रहा है उनकी जमीन पर। यूएई ओपेक से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। तो जो ये अग्रेसिव स्टैंड ईरान लेता है, इसी का भय केवल अमेरिका को नहीं, इजराइल हो या गल्फ कंट्रीज हो, सबको यही भय सताता है कि कल को अगर ईरान के पास में एटॉमिक वेपन आ जाता है तो फिर तो एक अजय राष्ट्र की तरह, और ज्योग्राफिकल कंडीशन उसको ऑलरेडी एज दे रही है होमोजी स्टेट को लेकर, तो यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 टॉक्स हो चुके हैं, पाकिस्तान तो खैर से फेल हो ही चुका है। अब रशिया अगर इंटरवीन करे, रशिया मीडिएटर बने तो कुछ बात बने, लेकिन रशिया की मीडिएटरशिप को स्वीकार करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका तैयार होगा। क्योंकि अगर रशिया की मीडिएटरशिप आती है तो उस स्थिति में ये होगा कि रशिया का इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का हम देखेंगे तो रशियन डिप्लोमेसी सक्सेस हो जाएगी, ये अमेरिका के लिए मुसीबत की बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हम उस दौर की ओर फिर से बढ़ रहे हैं जहां पे हमने दोनों के बीच में वोट देखा था। क्योंकि जब तक परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस बात नहीं होगी, अब मुझे लगता है कि ईरान को भी हट धर्मिता छोड़नी चाहिए। हालांकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान एटॉमिक वेपन बना सकता है, नॉर्थ कोरिया बना सकता है, तो ईरान क्यों नहीं। देखिए, एटॉमिक वेपन इन्होंने बनाया तो किसी की रजामंदी से नहीं बनाया, और पाकिस्तान के बनाने के पीछे एक अलग रीजन था, अलग कारण था। तो किसी देश से भी आप तुलना करें, कंपेयर करें, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। इतना समय नहीं होता कि हम सारी बातों पर चर्चा कर सकें, लेकिन इतना आसान नहीं है एटॉमिक वेपन को बनाना, उसको फिर हैंडल करना, उसको रखना। हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी देखा कि पाकिस्तान की किस प्रकार से स्थिति हुई थी कि अमेरिका ने आकर उसके लिकीज को बचाया था। तो मैं ये कहूंगा कि अब मुझे स्थिति ऐसी लग रही है कि लगातार जो अमेरिका की बात टुकराई जा रही है, तो अमेरिका ये देख रहा है कि जो मेरा एक इन्फ्लुएंस था और मैं कहीं ना कहीं पूरी दुनिया मजाक का पात्र बन रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ बड़े अटैक्स करने होंगे। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो मैं मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एनर्जी क्राइसिस, बहुत हैवी एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। जी अमित जी। ऑलराइट, चलिए मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। मेरे प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं, बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर ये हमला होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से राउंड 2 हो सकता है, ठीक है लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी, बहुत हैवी स्ट्राइक्स नहीं होंगी, 2-2.5 हज़ार ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, आपको क्या लग रहा है 24 से 48 घंटे या अभी लंबा वक्त और लेंगे ट्रंप? अगर आप वर्ल्ड एयर अटैक्स की हिस्ट्री देखें तो सिर्फ एयर अटैक से कभी विक्ट्री कभी किसी को नहीं मिली। एयर अटैक आपकी विक्ट्री फैसिलिटेट करता है, कभी आपको विक्ट्री नहीं देता। चाहे बर्लिन की बॉम्बिंग देख लीजिए, चाहे लंदन की बॉम्बिंग देख लीजिए, चाहे वियतनाम की बॉम्बिंग देख लीजिए,
कोई भी आप बॉम्बिंग देख लीजिए, मास बॉम्बिंग होगी जिसको कहते हैं, बट आपको कभी विक्ट्री नहीं मिलती। आपको मैं बता दूं, जब जर्मनी की 1944 में मैक्सिमम बॉम्बिंग हो रही थी, बर्लिन बिल्कुल कबाड़ हो गया था, फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। तो वियतनाम में भी यही हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बॉम्बिंग से काम नहीं चलेगा, और इन्होंने ट्राई करके देख लिया, B-2 बॉम्बर ने पूरा जोर लगा लिया तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करने की, नहीं हो पाया। तो ये आपको, जब तक आप उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, उनको ऑक्यूपाई नहीं करोगे, आप उनको, हाँ एक्सटेंड वॉर हो जाएगी, फिर सीज फायर आएगी, फिर कोई मीडिएशन होगा, पर ये जो हॉट एंड कोल्ड चलता रहेगा, ये कोई 48 घंटे में, अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये आप मान के चलिए चाइना और रशिया का पूरा सपोर्ट है, ठीक है सर, पूरा नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है। ऑलराइट और बात स्पिल ओवर हो सकती है, ये भी देख लीजिए, अगर कोई पॉलिटिकल स्पिल ओवर हुआ तो लड़ाई कहीं और शुरू हो जाएगी अगेंस्ट द अमेरिकन एलाइज। ऑलराइट सर, आई हैव लेफ्ट विद नो टाइम सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर शो में आने के लिए। निपुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल के 2 हिस्सों में आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।